नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए, एसएससी जीडी के लिए जो केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है हमारा, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। और यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि आपका एक क्वेश्चन आपका 100% आज की वीडियो से आपका पक्का होने वाला है। तो आइए देखते हैं हमारा ये जो चैप्टर है इसमें कौन सी चीजें हैं हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आइए यहाँ पे हम देखेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे किस किस के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे एसिड के बारे में, एसिड क्या होते हैं, बेस क्षार क्या होते हैं, सॉल्ट आपके लवण क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने एक चैप्टर आपका कवर करवाया है वो है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और आप लोग इतने समझदार खुद हैं मेरे साथियों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक की चीजें आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है वाकई कि हाँ करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल हमारे लिए मेहनत कर रहा है, तो आप समझदार हैं, आपसे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि आपको क्या करना है। अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को, सबको बताना है करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल के बारे में। चलिए यहां पे हम देखेंगे तो देखो, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे पीएच वैल्यू, पीएच मान के बारे में। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर, सूचक के बारे में। तो यहां पे हम सबसे पहले जो हम अपनी शुरुआत करेंगे वो किससे करेंगे, एसिड से करेंगे। हम लोग शुरुआत करेंगे अम्ल से, ठीक है। हम लोग किससे करेंगे, एसिड से करेंगे। हम लोग शुरुआत करेंगे अम्ल, जिसको एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, अम्ल। मेरे दोस्तों अगर मैं एसिड की बात करूं तो एसिड बेसिकली जो हमारा एसिड शब्द है वो लिया गया है आपका एसिडस से, ठीक है। जो एसिड शब्द है वो हमारा किससे लिया गया है, एसिडस से। ग्रीक भाषा का शब्द है एसिडस, ये ग्रीक भाषा का शब्द है एसिडस। और एसिडिस का मतलब जो होता है वो होता है सौर, इसका मतलब होता है खट्टा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, खट्टा। इसका मतलब जो खट्टी चीजें होंगी उनमें क्या पाया जाएगा, आपका एसिड पाया जाएगा। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक जानकारी है किसके बारे में, एसिड के बारे में, कि एसिड शब्द लिया कैसे गया। बात क्लियर। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की बात भाषा में बात करें, हम साइंस की भाषा में बात करें, तो साइंस में अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने ये जो हमारा एसिड है इसके बारे में अलग अलग थ्योरी दी हैं। वो थ्योरी कौन कौन सी है उनके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहली जो हमारी थ्योरी है वो है आरहेनियस थ्योरी, आरहेनियस का सिद्धांत। आरहेनियस थ्योरी, आरहेनियस का सिद्धांत क्या है। आरहेनियस थ्योरी देखो समझते हैं। कंपाउंड्स दैट increase the concentration of hydrogen ion in an aqueous solution are known as acid। वे यौगिक जो जलीय घोल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को बढ़ाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई हमारे पास में H2O वाटर है, ठीक है, वाटर का सॉल्यूशन है, जल का विलयन है, और इसमें आपने हाइड्रोजन आयन को घोला और इसने क्या मिलाया, इसने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बढ़ाया और ये बना दिया आपका H3O पॉजिटिव। बात क्लियर। तो वे कंपाउंड, वे यौगिक जो जलीय विलयन में घुलने पर जो हाइड्रोजन आयन है उसकी सांद्रता को बढ़ाते हो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। ये कहा था किसने, आरहेनियस ने। तो आपसे डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि एसिड किसे कहते हैं, अम्ल किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि अम्ल वे होते हैं, एसिड वे होते हैं जो जलीय विलयन में घुलने पर, जो आपका एक्वा सॉल्यूशन होता है, जलीय विलयन होता है, उसमें घुलने पर क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन आयन होता है, H+ आयन, हाइड्रोजन आयन होता है, उसकी कंसंट्रेशन को, उसकी सांद्रता को क्या करते हैं, हमेशा बढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये H+ आयन हमें पता कैसे चलेगा, इसके अलग अलग टेस्ट होते हैं। लिटमस टेस्ट हो गया है ना आपका, यहाँ पे पीएच स्केल से हम लोग पता कर सकते हैं, वो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप लोग इसको नोट कीजिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में, लिटमस पेपर के बारे में। चलिए इसको आप लोग नोट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, अगली थ्योरी क्या है। नेक्स्ट अगली थ्योरी है हमारी ब्राउनस्टेड लोरी थ्योरी, ठीक है। ब्राउनस्टेड लोरी थ्योरी ऑफ एसिड, कि ब्राउनस्टेड और लोरी ने एसिड के बारे में क्या कहा था। ब्राउनस्टेड और लोरी ने जो आपकी आरहेनियस की थ्योरी थी, उस आरहेनियस की थ्योरी को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाया था, उसको एडवांस रूप में उन्होंने पेश किया था। इन्होंने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच डोनेट प्रोटॉन्स इन एक्वा सॉल्यूशन। कि भाई आपका जलीय विलयन है और कोई जलीय विलयन में अगर प्रोटॉन को दान कर रहा हो,
जो हमारा प्रोटॉन होता है, कोई प्रोटॉन को दान कर रहा है, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, वो 100% क्या होगा, हमारा एसिड होगा। ये मानना था किसका, ब्राउनस्टेड और लोरी का। डायरेक्ट आपके एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सब्सटेंस है, एक यौगिक है, जिसे जलीय विलयन में घोला जाता है और वो प्रोटॉन को दान कर रहा है, तो बताओ उसकी नेचर, उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा सर कैसी होगी, एसिडिक होगी, अम्लीय होगी। ये कहा था किसने, ब्राउनस्टेड और लोरी ने। बात क्लियर। तो यहाँ पे इसको आप नोट करेंगे और इसकी थ्योरी को आप लोग यहाँ पे, एकदम बेसिक सी थ्योरी है, इसको नोट करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं और अगली थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे कौन सी थ्योरी होगी। बात क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगली थ्योरी कौन सी है हमारी, अगली थ्योरी है लुईस थ्योरी ऑफ एसिड, लुईस का अम्ल सिद्धांत। देखो इसको आपको समझना पड़ेगा मेरे साथियों, बेसिक से समझना पड़ेगा एकदम इसको। तो देखिए यहां पे क्या है, लुईस थ्योरी ऑफ एसिड, आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। देखो मैंने आपका यहां पे लिया AlCl3, AlCl3 मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड। बात क्लियर, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, पहले समझना फिर मैं इसको नोट करवाऊंगा, ठीक है। AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसमें कौन कौन है, तो आप कहोगे सर इसमें एक है एल्यूमिनियम। तो इसमें होता क्या है कि आपको हर किसी का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जैसे मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या होती है, वो कितनी होती है, 13। एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या कितनी है यहाँ पे, 13। अब जब तक इस एल्यूमिनियम के ऊपर कोई प्लस या माइनस ना हो, जैसे मैं यहां लिख दूं कि एल्यूमिनियम +3, तो वो अलग चीज है, आयन बन जाएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि अभी आपको यह ध्यान रखना है कि जब तक किसी इस एल्यूमिनियम के ऊपर कोई प्लस या माइनस नहीं होगा, तब तक आपको याद रखना है इस एल्यूमिनियम के पास जो कुल इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 13 ही होंगे। जब तक इसके ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं होगा एल्यूमिनियम के ऊपर, इसके पास जो कुल इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही होंगे। अब मुझे इन 13 इलेक्ट्रॉन को बांटना है, तो मैं इन 13 इलेक्ट्रॉन को बांटूंगा मेरे साथियों। सबसे पहले आपकी K कक्षा आएगी, K सेल आएगी, और K सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 8। सॉरी, K सेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 2। K में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 13 में से 2 चले गए, कितने बचे, 11। अब आपकी जो आपके आगे सेल आएगी वो आएगी L, और L सेल में जो आप अधिकतम इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो वो डाल सकते हो 8। 11 में से आप 8 इलेक्ट्रॉन L को दे दोगे तो अब कितने बचे आपके, 3। और वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां चले जाएंगे, आपके M सेल में। कितने, किस कौन सेल में चले जाएंगे, M सेल में। और ध्यान देना, जिस बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। मतलब एल्यूमिनियम के जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कितने होंगे, 3। इसका मतलब अगर एल्यूमिनियम किसी से रिएक्शन करने के लिए जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन के बेस पे जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन के बेस पे। बात क्लियर। अब आगे देखते हैं, दूसरा है हमारे पास में क्लोरीन। क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। अगर मैं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बांटने लगूं इसी प्रकार से, तो K में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2। क्योंकि K की लिमिट 2 की ही है, तो K में 2 चले गए। अब आपके पास L की बात करें तो L की लिमिट 8 की है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 7। क्योंकि यहां पे कोई प्लस माइनस है क्लोरीन के पास, तो नहीं है। तो अगर प्लस माइनस नहीं है, जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने, 17, जब तक कोई प्लस माइनस ना आए। इनको हम सीखेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना सिखाऊंगा आपको, एकदम बेसिक से सिखाऊंगा जब चैप्टर पढ़ाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। लेकिन यहां अभी आप समझ लीजिए, जितना परमाणु संख्या उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन बांटने आपको, 17 में से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए K को, 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए L को, अब कितने बचे आपके पास, 7। तो यहां पे इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसका मतलब क्लोरीन अगर किसी से रिएक्शन करेगा तो वो कितने इलेक्ट्रॉन के बेस पे करेगा, 7 पे। अब आइए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इतनी ही बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो आगे बढ़ाते समय आप देखो, एल्यूमिनियम और क्लोरीन में आप बताओ सबसे कम कौन है, क्लोरीन कम है या एल्यूमिनियम कम है। तो आपको सर एल्यूमिनियम कम है, क्योंकि एल्यूमिनियम 1 है, क्लोरीन आपके 3 है। तो जो कम होगा मेरे साथियों उसको हम लेंगे सेंटर पे, जो कम होगा उसको कहां लेंगे, सेंटर पे। और क्लोरीन कितने हैं, 3। तो इस प्रकार से मैंने 3 क्लोरीन आपके इधर दिखा दिए, 3 क्लोरीन मैंने आपके इधर दिखा दिए। अब यहां पे आ जाओ इलेक्ट्रॉन के बेस पे। आप मुझे बताओ एल्यूमिनियम की बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे 3 है। तो मैंने एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से दिखा दिए, इस प्रकार से दिखा दिए। अब आ जाओ यहां पे, मैं बात कर रहा हूं किसकी, क्लोरीन की। तो आप क्लोरीन की बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे सर 7 हैं।
तो क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन हम कुछ इस प्रकार से दिखा देते हैं, ठीक है। क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन मैंने कुछ इस प्रकार से दिखा दिए ये, ठीक है। ये हर क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहर वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इस प्रकार से मैंने ये 7 इलेक्ट्रॉन इसको अलग से दर्शा दिए ऐसे। बात क्लियर। तो अब यहां पे देखो मेरी बात को अब ध्यान से समझना, क्योंकि यही बात जो है आपके इस पॉइंट से जुड़ी हुई है। अगर मैं एम सेल की बात करूं तो एम सेल कहती है कि भैया मेरी लिमिट जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन की है मैक्सिमम। वैसे आप देखोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन हम लोग एम में भरेंगे, एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 भर सकते हैं, लेकिन यहां पे कुछ आपके एटॉमिक नंबर ऐसे होंगे जहां पे हम केवल कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यहां पे 8। तो अभी आप केवल याद रखो कि एम में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 8 भरने अधिकतम। एम में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 8। अब आप ये सोचो एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 भरने हैं, लेकिन है कितने इसके पास, 3। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन कमी है, 5 की। ऐसे ही यहां पे देखोगे ये भी तो एम में आ रहा है ना 7, तो यहां भी कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन कमी है, 1 की। तो ये क्या चाहेंगे, देखो जब भी कोई आपका एलिमेंट किसी के साथ दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ के कंपाउंड बनाना चाहता है तो वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, स्थायी करना चाहता है। स्थायी वो तब होगा जब इसकी बाहर वाली सेल जो होती है, जो बाहर वाली कक्षा होती है, वो पूर्ण रूप से भर जाए। मतलब जैसे इसकी लिमिट 8 की तो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए उसके पास, इसकी लिमिट 8 की तो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए उसके पास, वो अपने आप को स्थायी करने की सोचेगा। तो यहां पे आप सोचो इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आप कहोगे 7। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम से ले ले तो इसके पास कितने हो गए, 8 हो गए। इसी प्रकार से इस क्लोरीन के पास कितने, 7, ये इससे ले ले तो कितने हो गए, 8 इसके पास भी। ऐसे इस वाले क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7, ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके पास भी कितने हो गए, 8। तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन तो हो गए पूरे। लेकिन यहां पे होगा क्या, यहां पे हो रही है बराबर की पार्टनरशिप, जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने इलेक्ट्रॉन लेगा भी। एल्यूमिनियम ने हर क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन दिया है, 1-1, तो 1-1 इलेक्ट्रॉन लेगा भी। तो यहां पे आप देखोगे 1-1 इलेक्ट्रॉन अगर ये ले भी लेता है, 1-1 इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है, तो इस एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन रह गए, होने कितने चाहिए थे, 8। तो यहां पे आप क्या कहोगे कि सर इसके पास ना बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर की, एक इलेक्ट्रॉन जोड़े की क्या है, कमी है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर की, इलेक्ट्रॉन जोड़े की क्या है, कमी है। तो ध्यान देंगे मेरी बात को कि जब किसी कंपाउंड में, किसी यौगिक में सेंट्रल एटम के पास जो केंद्रीय परमाणु होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन जोड़े की कमी हो, मैं क्या बोल रहा हूं, कमी हो, इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी हो, इलेक्ट्रॉन जोड़ा की कमी हो, तो उसे हम लोग कहते हैं लुईस के अकॉर्डिंग एसिड। क्या बोलते हैं उसको, एसिड बोलते हैं। बात क्लियर। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, according to this theory acids are those substances in which the central atom has deficiency of electron pair, इलेक्ट्रॉन पेयर की होनी चाहिए, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जिनमें केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है। बात क्लियर। तो यहां पे मैंने एग्जांपल लिया AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहां पे एक इसी प्रकार का आपको ट्राई करना है, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा BF3 बोरोन फ्लोराइड, BF3 बोरोन फ्लोराइड। अगर मैं बोरोन की बात करूं तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। अगर मैं बोरोन के इलेक्ट्रॉन बांटने लगूं तो कैसे बांटूंगा, 2,3 2,3। उसी प्रकार से मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन के पास कितने, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 9, और मैं इसको कैसे बांटूंगा, 2,7। तो बाहर फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7, बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 3। ये अपने आप को पूरा करना चाहेंगे तो सेम यही वाला केस आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि सर बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन पेयर कम रहेगा ना। जब बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर कम रहेगा तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, लुईस एसिड का। किसका एग्जांपल हो जाएगा, लुईस एसिड का। इसके साथ साथ और एग्जांपल आप लोगों को याद रखने, इनको लिख लेना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ याद रखना आपको SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। किसके एग्जांपल हैं, लुईस एसिड के। एक बात और याद रखना, अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे मैंने लिखा NH4 पॉजिटिव, अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव चार्ज धनात्मक आवेश है, तो वो भी 100% क्या होगा, आपका लुईस एसिड होगा। बात क्लियर। तो ये है आपकी लुईस एसिड की पहचान, इसको नोट कीजिए और बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। ठीक है, समझ में आई होगी, आई होप, मैं आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है।
एक बार दोबारा से वीडियो को देखेंगे, दोबारा रिवर्स में जाके चीजों को समझना, और ना समझ में आए तो रिपीट करके देखना, और नया समझ में आए तो अगली क्लास में बताना कि सर समझ में आया नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताना। अगर नहीं समझ में आएगा मैं दोबारा इस कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा। बात क्लियर? कमेंट करके जरूर बताना। यहां पे बात मैं समझता हूं समझ में तो आई होगी। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब यहां पे देखिए ये तो होगी किसके बारे में, एसिड के बारे में, अम्लों के बारे में। अब हम देखते हैं कि एसिड होते कितने टाइप के हैं, अम्ल होते कितने प्रकार के हैं। तो यहां पे हम देखेंगे क्या है आपका टाइप्स ऑफ एसिड, अम्लों के प्रकार। पहला है आपका इनऑर्गेनिक एसिड या फिर मिनरल एसिड, कार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल। देखो ऐसे एसिड जिनमें पहली बात तो कार्बन ना हो, ठीक है, कार्बन ना हो या कार्बनिक यौगिक ना हो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बने हुए ना हो, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कार्बनिक यौगिक, और कार्बनिक यौगिक की पहचान मैं बताऊं आपको, सिंपल सी बताऊं। देखो ऐसा भी होगा कि कोई एसिड है जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बना हुआ है, फिर भी वो कार्बनिक यौगिक नहीं होगा, ऐसा भी होगा। लेकिन मैं सिंपल पहचान बताता हूं कार्बनिक यौगिकों की, वो आपको हमेशा नेचर से मिलेंगे। वो किससे मिलेंगे? आपको हमेशा नेचर से। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड किससे मिलेगा? दूध से। दूध आपका नेचुरल नेचर से मिल रहा है, दूध भी आपको। मैं आपसे कहूं मैलिक एसिड किससे मिलेगा? सेब से। तो ये सब जो एसिड है, कार्बनिक एसिड जो होते हैं मुख्यतः, वो सब कहां से मिलेंगे? आपको नेचर से मिलेंगे, या तो पौधों से मिलेंगे या फिर आपको जीवों से मिलेंगे, जानवरों से मिलेंगे। बात क्लियर? अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे, यहां पे अभी ध्यान देंगे। और इनऑर्गेनिक एसिड या फिर मिनरल एसिड, तो यहां पे ध्यान देंगे, इनऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, ठीक है। जो आपके अकार्बनिक यौगिक होते हैं, सॉरी अकार्बनिक अम्ल होते हैं, अकार्बनिक यौगिक नहीं, अकार्बनिक अम्ल। जो अकार्बनिक अम्ल होते हैं वो कहीं ना कहीं किससे प्राप्त होते हैं? मिनरल। अब मिनरल कौन कौन से होते हैं? आपका कार्बन, आपका हाइड्रोजन, आपका यहाँ पे सल्फर, आपका यहाँ पे ऑक्सीजन। इन सब से जब एसिड बनेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अकार्बनिक अकार्बनिक अम्ल, या फिर उसे हम लोग क्या बोल देंगे? उसे हम बोलेंगे खनिज अम्ल। जैसे मैं यहाँ पे कहूं HCl किस किस से बना है? हाइड्रोजन और क्लोरीन से। मैंने लिखा HNO3 किससे बना है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। मैंने लिखा H2SO4 किस किस से बना है? हाइड्रोजन, सल्फर और आपका ऑक्सीजन से। बात क्लियर? तो ये सभी किसके एग्जांपल हो गए हमारे? तो आप कहोगे सर ये सभी एग्जांपल हो गए किसके? हमारे अकार्बनिक अम्लों के। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल। तो मैंने यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि ये जो है आपके अम्ल ये किससे मिलते हैं? पौधों से और आपके जानवरों से। दीज आर वीक एसिड, ये कमजोर एसिड होते हैं। वीक एसिड क्या होते हैं अभी आगे समझाऊंगा आपको। तो यहां पे ध्यान देंगे ये पौधों या जंतुओं से मिलते हैं। इनके एग्जांपल ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में, पालक में, बैंगन में, इन सब में मिलता है। लैक्टिक एसिड दूध में मिलेगा या दूध के उत्पादों में, दही, पनीर, इन सब में मिलेगा। यूरिक एसिड यूरिन में होता है। बात क्लियर? एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। तो ये सब आपके किस में आएंगे? ऑर्गेनिक एसिड में। बात क्लियर? तो इनको नोट करेंगे, फिर बढ़ेंगे, चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और नेक्स्ट है आपका हाइड्रा एसिड। हाइड्रा मतलब हाइड्रोजन से बना एसिड, ठीक है। हाइड्रा एसिड का मतलब क्या मेरे साथियों? हाइड्रा एसिड का मतलब हाइड्रोजन से बना एसिड। तो यहां साफ साफ लिखा हुआ है एसिड विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रा एसिड। जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन पाया जाता हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रा एसिड बोलते हैं। जैसे HF देखो यहां पे आप कहोगे सर यहां तो फ्लोरीन भी मौजूद है, क्लोरीन भी मौजूद है। नहीं, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन होगा तो फिर वो दूसरा एसिड बन जाएगा। हाइड्रा एसिड का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के अलावा ना ऑक्सीजन हो, ना उसके ऑक्सीजन होना नहीं चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। तो यहां पे आप देखेंगे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और हाइड्रोसाइनिक एसिड HCN। ये जो आपके एग्जाम्पल हैं वो सभी किसके एग्जाम्पल हैं? हाइड्रा एसिड के। वहीं हम देखेंगे अगला है ऑक्सी एसिड, ऑक्सी अम्ल। तो ऑक्सी एसिड वे होंगे जहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होंगे, जहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होंगे। तो एसिड इन विच बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर फाउंड आर कॉल्ड ऑक्सी एसिड। जिन अम्लों में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सी अम्ल कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4। बात क्लियर? ठीक है। यहां पे HNO3 नाइट्रिक अम्ल,
इस प्रकार के एग्जांपल आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। आशा करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। चलिए नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल किनको बोलते हैं? जैसे आपने जलीय विलयन लिया, जैसे आपने सबसे पहले थ्योरी क्या पढ़ी थी आर्हेनियस की। आर्हेनियस की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी थी कि अम्ल वे होते हैं जब उन्हें जलीय विलयन में घोलते हैं और वो कंसंट्रेशन को बढ़ाएं। जो जल के हाइड्रोजन आयन की, जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं तो उन्हें हम लोग एसिड कहेंगे। ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था कि भाई कोई एसिड है जिसे पानी में या पानी के विलयन में घोला गया और पानी में विलयन में घोलने के बाद अगर वो पानी में हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है तो वो एसिड है। ये तो हमने पढ़ा था आर्हेनियस के अनुसार। तो यहां पे बोला गया स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखो इसमें क्या होता है, दीज गेट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन दियर एक्वस सॉल्यूशन। वे अपने जलीय विलयन में पूर्णतः अगर आयनित हो जाते हैं, अगर पूर्ण रूप से घुल जाएंगे तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। इसका एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। बात क्लियर? नेक्स्ट आपका वीक एसिड। दे आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, hence both ions and molecules are present in their aqueous solution। ये अपने जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, अतः इनके जलीय विलयन में आयन और अणु दोनों उपस्थित होते हैं। आधे टूटेंगे और आधे नहीं टूटेंगे। तो जब नहीं टूटेंगे, अगर वो आयन नहीं बनेंगे तो अणु रह जाएंगे। अगर आधे टूटेंगे तो आयन बन जाएंगे और आधे नहीं टूटेंगे तो किस फॉर्म में रहेंगे? अणु के रूप में रहेंगे। बात क्लियर? तो इसका एग्जांपल एसिटिक एसिड, क्या ठीक है, एसिटिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, क्या फॉर्मूला होता है इसका? H2CO3 सॉरी, H2CO3 किस में होता है ये आपका? कोल्ड ड्रिंक में, सोडे में। ठीक है, चलिए इनको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं, चलते हैं आगे की ओर। कर लिया होगा नोट सभी ने? चलिए नेक्स्ट है आपका डाइल्यूट एसिड तनु अम्ल। डाइल्यूट एसिड तनु अम्ल। The concentration of acid in their aqueous solution is relatively low। इनके जलीय विलयन में अम्लों की सांद्रता अपेक्षाकृत क्या होती है? कम होती है। मतलब अगर वो आप पानी के अंदर एसिड को घोल रहे हो और वो बहुत कम ही घुल रहे हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बहुत कम बढ़ा रहे हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं डाइल्यूट तनु अम्ल। और वो पतले से होते हैं एकदम, ठीक है, जैसे पानी की तरह पतले होते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड सांद्र अम्ल। द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड इन दियर एक्वस सॉल्यूशन इज रिलेटिवली हाई। ये जो आपके एसिड होते हैं, जब इनको पानी में घोला जाता है तो ये पूर्ण रूप से, यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारा जलीय विलयन है उसमें पूर्ण रूप से घुलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे एसिड जो होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड एसिड। और ये जो एसिड होते हैं ये गाढ़े होते हैं, जैसे तेल होगा ना, तेल की तरह गाढ़े होंगे। बात क्लियर? तो इसको नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे की ओर, चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। और आगे क्या है हमारा? नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड अम्लों के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड अम्लों के गुण। तो ये तो सबको पता है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, ये तो सभी को पता है। दूसरा, एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ये जो आपका नीला लिटमस पेपर होता है उसे किस में बदल देते हैं? लाल में। लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे याद रखेंगे कि जो एसिड होते हैं, जो अम्ल होते हैं, वो नीले लिटमस पेपर को किस में बदलते हैं? लाल में। बात क्लियर? एसिड्स हैव पीएच वैल्यू लेस देन 7। इनका जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है? आपका कम होता है। जो हमारे एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, उनकी पीएच वैल्यू, पीएच मान क्या होगा? हमेशा 7 से कम होगा। 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक होगा, और 7 है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। बात क्लियर? इन रिएक्शन विद मेटल्स एसिड गिव हाइड्रोजन गैस। धातुओं से अभिक्रिया करके अम्ल हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ पे जिंक, ठीक है, जिंक, और मैं जिंक की रिएक्शन कराने लगूं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। मैं जिंक की रिएक्शन कराने लगूं किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो जिंक क्या होगी? मेटल, और एसिड ये आपका H2SO4 क्या हो गया? एसिड। तो मेटल और एसिड जब भी रिएक्शन करेंगे तो एक तो बनाएंगे सॉल्ट ZnSO4, जिंक सल्फेट बनेगा। लेकिन ये क्या बनेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको दूसरी चीज याद रखनी है कि कौन सी गैस रिलीज होगी यहाँ से? हाइड्रोजन गैस।
कौन सी गैस रिलीज होगी यहां से? हाइड्रोजन गैस। बात क्लियर? अगर मैं यहां आपसे कहूं कि कॉपर और कॉपर की रिएक्शन अगर मैं कराऊं किससे? H2SO4 से, तब आपसे मैं पूछूं कि नॉर्मल स्थिति में, सामान्य स्थिति में क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी सामान्य स्थिति में। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो कॉपर है ना, ये जो कॉपर है, ये हाइड्रोजन से जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, जो आपकी सक्रियता श्रेणी होती है, उसमें ये कॉपर से, जो कॉपर है ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है। अब आपको याद रखना है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, आपको नाम याद रखना है चाप, ठीक है? आपको नाम याद क्या रखना है? चाप। चाप मतलब सी से बनेगा Cu, Cu मतलब कॉपर, H से बनेगा Hg, ठीक है? मैं इसको साफ जगह लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, यहां लिख देता हूं इसको ऊपर। आपको नाम याद रखना है चाप, ठीक है? C से बनेगा Cu, Cu मतलब कॉपर, H से बनेगा Hg, Hg मतलब मरकरी पारा, Ag मतलब सिल्वर चांदी, Au गोल्ड मतलब सोना, और Pt मतलब प्लेटिनम। आपको ये 5 धातुएं याद रखनी है। कौन कौन सी? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये 5 धातुएं जो होती हैं ये हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव होती हैं। अब जब ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं तो ये इसमें से क्या करेंगे? हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा नहीं पाते। यहाँ पे एक आपने पढ़ा होगा, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और वहां मैंने आपको सीरीज भी पढ़ाई थी, याद होगा, ठीक है? जिन्होंने नहीं देखा है वो सीरीज वाली क्लास, पहली क्लास है केमिकल रिएक्शन वाली, उसमें जाके देखो, वहां पे आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है चाप मतलब कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये क्या होते हैं? कॉपर से ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं। तो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होने की वजह से ये हाइड्रोजन को उसकी जगह से विस्थापित नहीं कर पाते, इसलिए इनकी साधारण स्थिति में कोई रिएक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। बात क्लियर? तो ये याद रखना है, मेनली आपको याद रखना है कि जो भी हमारे एसिड होते हैं, जब वो मेटल के साथ, धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है? इसको नोट करिए। नोट हो गया होगा, समझ में आई?